हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के जो आपका एग्जाम है 3 तारीख को, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका लिया गया है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट बात कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल सके, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वाले निकाल लें यहाँ पे, जैसे 510 का अगर निकालें हम लोग, 510 का अगर हम निकालें भाज्य, क्या क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे होगा 510 के लिए 2 से दें तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 11 बचा तो 11 यहाँ पे 5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 1 बचा तो 10 हुआ, ये भी 5 से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग 3 से काटें तो 3 8 24, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 3 5 15, है ना। अब ये 5 से काटते हैं तो 17 5 85 कट गया, यानी 510 को यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 92 को निकालते हैं। तो 92 क्या निकला, देखिए 2 से काटे हैं तो यहाँ पे गया 4 दूनी 8, ठीक है, और 6 दूनी 12। फिर ये 2 से काटें तो यहाँ पे हुआ 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी यहाँ पे जो 92 को लिखें, है ना, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का 2 गुने 2 गुने 23। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ जो है वो 510 और 92 का। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो आपका कॉमन है, ठीक है, उसको एक बार लिखना होता है, बस जो जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हमको बस दिख रहा है ये वाला चीज़, है ना। तो एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया, एचसीएफ यहाँ पे 2 हो गया। और एलसीएम, एलसीएम की बात करें तो क्या होता है, तो जो कॉमन दिखा उसको एक बार, जैसे 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो भाई एक बार लिख दो, ठीक है ना। दोनों में दिख रहा है 2 तो एक बार लिख दो, और जो चीज़ दोनों में नहीं है उसको तो लिखो ही, इसको तो लिखो। जैसे यहाँ पे 3 5 17 है तो यहाँ से हो गया 3 5 17, फिर गुने यहाँ पे 2 एक बार लिख दिए हैं, ठीक है। तो 2 और 23 यहाँ पे लिखते हैं, 2 गुने 23। ठीक है, अब यहाँ पे अगर निकालें 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60, तो 60 गुने 17 गुने 23, कोई दिक्कत, 60 गुने 17 गुने 23 है ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। गुना करना है, अब आप लोग गुना कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी और बीसी बराबर है ना। और कह रहा है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कह रहा है यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करना है कि ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ ही कर लें। तो यहाँ पे मान लो कि ये हो गया, है ना, चलो यहाँ पे ये मिला दो, फिर मिल गया। देखो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इस यहाँ पे बोल रहा है कि AC और BC बराबर है, यानी ये AC और BC आपस में बराबर है, साथ में मान लो कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब दे रखा है AC और BC बराबर है। ठीक है, इतना चीज़ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसे इसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यह दिया है, जो दिया है उसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। यह
दिया गया है कि BC जो है वो AC के बराबर है, BC जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। और BC AC बराबर है, और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि AB स्क्वायर जो है वो बराबर है 2AC स्क्वायर के, है ना, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको लेके चलें, है ना, तो क्या हो जाएगा, AB का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा AC का स्क्वायर साथ में जोड़ AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये AC स्क्वायर को रहने दो, इस AC की जगह पे BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AC आपस में बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे ये आ गया BC का स्क्वायर, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो तुम्हारा AB स्क्वायर था ही, ठीक है ना। क्यों किया ऐसा, क्योंकि AC जो है वो BC के बराबर है, AC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो लिख ही सकते हैं, है ना, बराबर है तो हम लोग यहाँ पे लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलो देखो आगे। अब यहाँ पे जब AB स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ACB होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। जो आपका जो कोण ACB होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से क्या हो गया, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। बस यही लिखना था, ये बस 6 लाइन लिखो, काम खत्म, तुम्हारा 2 मार्क्स रखा हुआ है। ये अगर तुम 6 लाइन लिख दिए तो तुम्हारा 2 मार्क्स रखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि Q जो है, यदि Q है ना, एक पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है P और R से समदूरस्थ है, मतलब दोनों से एक ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। कह रहा है कि X का मान निकालो। फिर क्या बोला कि मानो P और R 2 पॉइंट है, किसी कोई 2 यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। इसका तुम्हारा बिंदु का दे दिया है निर्देशांक भी, दोनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया। अब कह रहा है यहाँ पे तुमसे कि एक पॉइंट और है, ठीक है, एक पॉइंट और है Q जो दोनों के बीचों बीच है, जो दोनों के बीचों बीच है, और इसका भी तुमको निर्देशांक दे दिया है कि 0,1 है। तो तुमसे कह रहा है कि X निकालो, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो Q है PR का मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु होता है तो क्या होता है, अगर तुमको याद होगा तो शायद अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो देख लो। देखो जो भी यहाँ पे करवाएंगे थ्योरी के साथ करवाएंगे, ऐसा नहीं कि बस करवा दिए निकल जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, नहीं, पहले थ्योरी को समझो। क्योंकि देखो क्वेश्चन को कर लोगे अगर तुम्हारे पास थ्योरी तुम्हारा दिमाग में है, ठीक है, अगर फॉर्मूला तुमको कैसे निकाला जाता है वो दिमाग में रह गया ना, तो तुम निकाल लोगे, ध्यान रखो। इसी का से इसको देखो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है PQ और QR बराबर है, तो X3 के लिए फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है कि X1 जोड़ X2 बटा 2, और Y3 के लिए भी फॉर्मूला होता है कि Y1 जोड़ Y2 बटा 2, ठीक है। जब Q क्या हो, मध्य बिंदु हो PR का अगर Q मध्य बिंदु है तब ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, तो इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 क्या हो जाएगा, 0 जो है वो हो जाएगा 5 जोड़ X बट्टा में 2, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2 इधर गुना किए तो यहाँ से आ गया 5 जोड़ X बराबर 0, यानी X यहाँ पे कितना आ गया -5, खत्म बात। X ही तो निकालना था, X ही तो निकालना था, जब X निकालना था निकल गया, -5 हो गया, ठीक है। चलो अगला यहाँ कह रहा है कि मान निकालना है इसका, यहाँ पे इसका मान निकालना है। देखो देखो इधर देखो कैसे निकालेंगे ना, देखो sin 60 पता है हम लोग को वैल्यू, sin 60 कितना होता है √3/2 गुने cos 30 भी होता है √3/2, ठीक है।
साथ में प्लस है साइन 30 यहाँ पे होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2। खत्म बात। कॉस 60 भी तो 1/2 ही होता है। चलो देखो √3 और √3 गुना किए तो यहाँ पे हो गया 3 और 2 और 2 गुना किए 4 हो गया। जोड़ 1 को 1 से गुना किया तो 1 हुआ और 2 को 2 से गुना किया तो 4 हुआ। एलसीएम लिया 4 और 4 का एलसीएम 4 ही रह गया और 3 यहाँ पे आ गया, जोड़ यहाँ पे 1 आ गया। 3 और 1 4/4 कट कुट के यहाँ पे आ गया 1 कट कुट के यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, चलो अगला सवाल। ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट, ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट। चलो अगला सवाल देखो। अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे सवाल, ये जो तुम्हारा सवाल है वो तुम्हारा वृत्त जो आपका एक्सरसाइज है, मतलब चैप्टर है, उसका 10.2 परिमेय ये है। ठीक है, ये परिमेय 10.2 जो तुम्हारा था 10.2, यही ये परिमेय था। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। पहले तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो, है ना, और एक यहाँ पे बाह्य बिंदु मान लो कि ये P है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य बिंदु मान लो कि ये P है और फिर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्पर्श रेखा ये रहा और एक स्पर्श रेखा ये रहा। चलो अब यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये इसका सेंटर रहा, मतलब सेंटर का मतलब हुआ केंद्र। अब देखो ये त्रिज्या एक खींचे यहाँ पे ऐसे और एक त्रिज्या यहाँ से ऐसे खींचे। अब इतना तुम लोग को पता ही है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलो अब इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ से केंद्र को। ये नामकरण करते हैं, अब ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। दिक्कत तो नहीं होगा नामकरण करने में, दिक्कत नहीं ना होगा। चलो सुनो, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे कि जो है यहाँ, है ना, यहाँ पे कह सकते हैं कि P एक बाहर का पॉइंट है सर्कल का, जो तुम्हारा वृत्त का। P से हम लोग यहाँ पे खींचना है तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के बाहर, है ना, का एक बिंदु P, है ना, तथा P से 2 स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सा है, तो एक PA है और एक PB है। PA तथा PB, है ना, दी है। ठीक है, PA और PB दी है। अब सुनो यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे ना, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। हमें सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि PA जो है वो बराबर है PB के। PA जो है वो बराबर है PB के। अब देखो PA और PB आपस में बराबर प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग 9 वाला क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, 9 में जो हम लोग पढ़ते हैं ना सर्वांग सम, वही यूज करेंगे। अब लोग यहाँ पे अगर देखें इस ट्रायंगल POA और POB में, तो बात करें हम लोग त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज नहीं लिख के रखे, ऐसे सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं कि त्रिभुज AOP तथा BOP में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि OA और OB आपस में बराबर है। OA और OB आपस में बराबर है ना, त्रिज्या जो होता है वो बराबर होता है एक सर्कल का। चलो देखो OP जो है वो बराबर है OP के। ठीक है, OP जो है वो बराबर है OP के, है ना, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो एंगल OAP है वो बराबर है एंगल BOP के। सब यहाँ पे 90 डिग्री है ना। अब देखो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे त्रिभुज था AOP, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हो गया त्रिभुज BOP के, सर्वांग सम हो गया, है ना। कैसे, तो RHS सर्वांग समता द्वारा,
RHS सर्वांग क्षमता द्वारा। कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि भाई देखो AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। ठीक है, काम खत्म हो गया, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है ना, बाई CP/CT ये AP बराबर BP हो गया। तो ऐसे ही काम करना है, खत्म हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि काजल एक सिक्के को एक बार उछालती है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि एक चीता है एक पट है। देखो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अगर बात करें तो था हम लोग का कि फेवरेबल आउटकम्स जो तुमको चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स तुमको क्या चाहिए वो चीज़, नीचे था टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एस सैंपल स्पेस, एस जो होता है उसको क्या हो जाएगा, एस में तुम्हारा अगर एक सिक्के को उछालते हैं तुम लोग क्या मिलता है, हेड मिलता है और टेल मिलता है, बस दो ही चीज़ तो मिलता है। और एक चीत, मान लो कि इवेंट ई जो तुम्हारा है वो है एक चीत का, तो ई में कितना आया, एक आया। और एफ मान लो पट के लिए, तो कितना आ जाएगा, एफ इवेंट में भी एक ही एलिमेंट आएगा तुम्हारा, एफ के पास भी एक ही ना एलिमेंट होगा और ई के पास भी तुम्हारे पास एक ही एलिमेंट होगा। अब देखो ए के लिए अगर एक चीत के लिए चाहिए, मतलब ई के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा 1/2। और एफ के लिए भी निकालें तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि देखो जो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स होता है मतलब कितना तुमको चाहिए, मतलब क्या चाहिए, टेल चाहिए, टेल कितना बार है, एक बार है, तो 1/2, टोटल तो तुम्हारा 2 ही बार था, ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है 124 और 148 का SCF इंक्लूड विजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो ये सिलेबस तुम्हारा हट गया है, ये सिलेबस से तुम्हारा हट गया। चलो छोड़ो इसको क्वेश्चन को, अगला सवाल चलते हैं। कह रहा है ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना, इसको ग्राफ की विधि से हम लोग को हल करना है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए तुम लोगों को मिला हुआ रहेगा ग्राफ पेपर, उस पर ड्रॉ करना होगा तुमको चित्र को, तो अच्छे से बनेगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत है ना, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ध्यान रखना बनाने में। और मतलब एग्जैक्ट तुम्हारा फिगर जो है वो वही नहीं बनेगा। ठीक है, कोशिश रहेगा कि भाई वैसा ही बने, बट एग्जैक्ट वहाँ पे जो वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस फिगर जो बनाएंगे वो एग्जैक्टली स्ट्रेट तो होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, बट आप लोग को वहाँ पे जो बनाना है वो एग्जैक्ट बनाना है, मतलब जैसा फिगर बनना चाहिए था वैसे ही बनाना है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत टेढ़ा वाला बनाओगे तो तुम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ से क्या हो गया, 2x + y - 6 = 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से y हो गया, सबको राइट हैंड साइड भाई, तो दूसरी तरफ यहाँ से हो गया 6 - 2x। अगर इसके लिए हम लोग डब्बा बनाएं, अगर इसके लिए हम लोग डब्बा बनाएं तो क्या हुआ, यहाँ से x यहाँ पे y, अगर x को 0 रखें तो y 6 मिला, और x को 3 रखें तो y 0 मिला। समझ में आया, एक लाइन का मिल गया। चलो लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बन गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। सेम में इधर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस में। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस में, कुछ कुछ ड्रॉ कर लो। अब देखो 0,6 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0,6 कहाँ मिलेगा, x 0 y 6, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगला 3,0, तो 3x3 y 0, ये वाला पॉइंट। दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाने पे जो तुम्हारा लाइन होगा वही लाइन ये कहलाएगा। ठीक है, यही लाइन तुम्हारा है, एक सेकंड को, ठीक है। चलो लाइन का नामकरण भी कर दो, लाइन का नामकरण भी कर दो। ये कौन सा लाइन था, तो ये था 2x + y - 6 = 0 का। ठीक है, अब चलो दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वो है 2x - y - 2 = 0। y को उधर कर दो, तो यहाँ से हुआ 2x - 2 = y, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे डब्बा बनाओ, x y, x को अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखें तो y में -2 मिला, कोई दिक्कत नहीं। x को अगर हम लोग 1 रखें तो y 0 मिला। यानी यहाँ पे अगर देखें तो 0, -2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, और 1,0 x 1 और y 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट, है ना। इसको भी मिला के जो भी लाइन बनेगा बस उसको ड्रॉ कर दो। तो देखो ऐसे कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है।
चलो नामकरण करो इसका भी, नामकरण करो इसका भी। क्या है इसका नाम? तो ये है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 का लाइन। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग, तो जो हम लोग को यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वो ये वाला मिला। अगर गौर से इसको देखेंगे हम लोग ना, तो इसमें x जो तुम्हारा आया वो 2 आया और y भी यहाँ पे 2 आया। और अगर देखें हम लोग तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और यही यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में कट करेगा यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका हल हो गया। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो पुट करके भी देख लो, चेक करके x2 और y2 रखना है। तो देखो यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0 हो गया। यहाँ पे रख कर देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और -2 तो 2 बचा, 2 - 2 0 बचा, सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब ये सवाल खत्म। तो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक AP दिया हुआ है जिसका पहला पद 7 है। जो दिया हुआ है इसको लिख लो। पहला पद 7 दिया है और 13वां पद दिया हुआ है 35। ठीक है, कह रहा है कि भाई D निकालो और तुम्हारा यहाँ पे निकालना है 13 पद का सम। ठीक है, 13 पद का सम निकालना है। चलो देखो, ए 13 दिया हुआ है 35, इसको यूज करके हम लोग निकाल देंगे D। ए 13 क्या होता है? तो A + 12D बराबर में 35। ए कितना है? 7, तो हो गया 7 + 12D बराबर में 35। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि 12D आ गया 35 - 7, यानी 12D हो गया। 35 में से 60 घटा तो यहाँ पे हो गया 28, है ना। यानी D आ गया 28/12। कट कुट के कितना आ गया? 7 चौके 28, 3 चौके 12, यानी 7/3 हो गया D। D जो यहाँ पे आ गया वो 7/3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब D निकल गया, S13 निकालना है। देखो SN का जो फॉर्मूला था, SN का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है n/2 2a + n - 1d और एक और SN का फॉर्मूला होता है कि n/2 और साथ में a + l होता है। ठीक है, और a क्या होता है? तो पहला पद, और l क्या होता है? तो आखिरी पद। ठीक है, जितना पद का यहाँ पे हम लोग को योग चाहिए होता है उसमें से a होता है पहला पद, l होता है आखिरी पद। सॉरी, देखो यहाँ पे हम लोग को 13 पद का सम चाहिए था, तो यहाँ पे पहला पद पता है, 13वां पद ही पता है, तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नीचे वाला में इतना मेहनत सॉरी नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले में फॉर्मूले में लगा करके मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम लोग लगाएंगे नीचे वाला फॉर्मूला। तो S13 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे S13 हो जाएगा 13/2 और फिर A, तो A यहाँ पे पहला पद 7 है, जोड़ L यहाँ पे 35 है ना। तो यहाँ से हो गया 13/2 गुने 7 और 35 जोड़ना है, तो यहाँ से हो गया ये 42, यानी 2 से 42 कटा 26 बार में, तो यहाँ से हो गया 13 गुने 26। और जब हम लोग 26 को 13 से गुना किए तो कितना हो गया? 6 × 18 का 8, एक हाथ में 3 दूनी 6 × 7, फिर यहाँ पे हुआ 6 × 1 = 6, 2 × 1 = 2, यानी यहाँ पे हुआ 8, 7 6 13 के 3 एक हाथ में, तो 2 1 3 हो गया और यहाँ पे आ गया 338। समझाया? तो जो तुम्हारा यहाँ पे 13 पद का जोड़ होगा वो हो जाएगा 338। चलो अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5 -1 और 3 -5 5 2 है ना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज भी बना लें और यहाँ पे तीनों कोनों को लिखें, मतलब तीनों शीर्ष को यहाँ पे लिखें तो इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, चलो ABC पहला को मान लो ये -5 -1 है, दूसरा मान लो ये 3 -5 है और तीसरा मान लो ये 5 2 है। ध्यान दो, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है 1/2, ऐसे मॉडुलस में देना है और अंदर में होता है x1 y2 - y3, फिर जोड़ देना है x2 y3 - y1, फिर प्लस x3, फिर प्लस में x3
और y1 माइनस y2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको देख के कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 है ना। x1 देखो, इसको मान लो ये x1 y1 है, इसको मान लो ये x2 y2 है, और इसको मान लो ये x3 y3 है। सारा डाटा यहाँ पे का रखो, काम खत्म। x1 क्या है तो -5 है, लिखो यहाँ पे -5। y2 क्या है तो यहाँ पे -5 है, ठीक है। माइनस y3 क्या है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। प्लस x2 क्या है यहाँ पे तो 3 है, y3 कितना है तो 2 है, माइनस यहाँ पे देखो y1 कितना है तो माइनस में 1 है, तो यहाँ पे -1 लिखो। फिर प्लस x3 क्या है तो x3 यहाँ पे 5 है, ठीक ना। और फिर यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 यहाँ पे माइनस में 1 है, और यहाँ पे y2 यहाँ पे माइनस का 5 है, y2 यहाँ पे माइनस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया माइनस और साथ में -5, ठीक है। चलो लिखो, हो गया 1/2, और यहाँ पे -5 गुने -7, और यहाँ पे 3 गुना में यहाँ पे हो गया 2 प्लस में 1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, समझ में आया। साथ में हुआ प्लस में 5 -1, और माइनस यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे -5 होगा ना अंदर में, देखो एक तो माइनस बाहर का है, ठीक है, जो होता है। और y2 तो यहाँ पे माइनस में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो गया माइनस का 5, यानी यहाँ पे क्या हो गया -1 और माइनस माइनस हो गया प्लस में 5, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, आ गया 1/2, और 7 बचे 35, माइनस माइनस में हो गया ये प्लस 35 हो गया, और यहाँ से 2 और 1 3, 3 3 9 हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो -1 है और 4 प्लस में 5 है, तो 4 हुआ, 5 चुके 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 गुने 35 और 9, 35 और 9 हो गया यहाँ पे 44, 44 और 20 64 हो गया। 2 से 64 करता है 32 बार में, यानी 32 यहाँ पे आ गया स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका यहाँ पे क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ABC है, उसका क्षेत्रफल हो गया 32 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमको इसको सिद्ध करना है ना। तो देखो, सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका होता है कि बायां पक्ष से शुरुआत करो, दायां तरफ दिखाओ, या फिर दायां तरफ से शुरुआत करके बाएं तरफ दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाएं तरफ लेके चलेंगे, आसान रहेगा। यहाँ पे है कि cos A बटा 1 में sin A जोड़ा हुआ है, फिर प्लस है 1 प्लस sin A बटा cos A, ठीक है। क्या हो गया, एलसीएम लेको यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस में sin A, और फिर इंटू में यहाँ पे है cos A, गुना करेंगे, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से हो गया cos स्क्वायर A, cos A का गुना cos स्क्वायर A हो गया, प्लस यहाँ पे 1 प्लस sin A है, और यहाँ भी 1 प्लस sin A है, तो यहाँ पे भी हो गया 1 प्लस sin A का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, cos स्क्वायर A है यहाँ पे, cos स्क्वायर A है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फॉर्मूला पढ़े हो ना कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A ये 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर A की जगह पे 1 माइनस साइन A तो लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर A तो लिख ही सकते हैं, साथ में प्लस। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन A का स्क्वायर है, अगर उसको स्क्वायर खोल दें A प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन A का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर A, फिर प्लस 2AB यानी 2 साइन A हो गया, बट्टा यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन A, और फिर इनटू में यहाँ पे है कॉस ए। देखो साइन ए से साइन ए कटा, यहाँ पे हो गया 1 और 1 2 हो गया, साथ में 2 साइन ए बटा नीचे में है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे है कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं अभी तक, है ना। देखो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अंश जो है ऊपर वाला, उसमें से 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 1 और अंदर बचा साइन ए प्लस में, नीचे में है 1 प्लस साइन ए, और साथ में इनटू में है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा, और बचा यहाँ पे 2 बट्टा कॉस ए, और 2 बट्टा कॉस ए हो गया 2, 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं सेक ए। हो गया प्रूफ, हर चीज़ के बराबर लिख दो आखिरी में, अतः सिद्ध हुआ, है ना। या फिर अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, काम खत्म।
काम खत्म, ठीक है ना, इतना ही करना है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल में कह रहा है हम लोग को कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ABCD दिया हुआ है कि जो उसका भुजा है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है ना। चलो देखो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो क्या दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा कि ये जो, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है और फिर यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपस में बराबर है, और ये दोनों का सम अगर करें तो ये AB जो भुजा है इसके बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अंदर में दिया हुआ है ना विड्थ, वो सारा विड्थ जो है वो समान क्षेत्रफल वाला है, ठीक है। अब देखो 7 7 ये भी है तो नीचे भी 7 7 वाला है, यानी एक का निकाल दें, काम हो जाएगा क्षेत्रफल में। और सुनो, अगर हम लोग को यहाँ पे जो तुम्हारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो नहीं लग रहा कि अगर हम लोग ABCD जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल दें, है ना, और इसमें अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें कि 4 गुने क्षेत्रफल जो तुम्हारा निकलेगा इस वृत्त का, तो हम लोग का छायांकित भाग का मिल जाएगा, है ना। अगर इसका पूरा वर्ग में से इन चारों का जो क्षेत्रफल है इसको हटा दें तो नहीं लग रहा कि भाई जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस वही दिमाग लगाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे देखें इस सर्कल में, इस वृत्त में, तो हम लोग को यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ व्यास जब पता है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा। त्रिज्या की बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। और ये तुम्हारा त्रिभुज की बात करें, इसमें हम लोग यहाँ पे भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग वर्ग में देखें तो भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, A² माइनस 4 गुने πr², ठीक है, 4 गुने πr²। चलो सारा जो भी मान है रखो, काम खत्म। यहाँ पे हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुने पाई, तो हो गया यहाँ पे 22/7 गुने r का वैल्यू हो गया 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 4 कटा, 14 का स्क्वायर हो गया 196 माइनस 22 गुने 7, और 22 गुने 7 यहाँ पे हो जाएगा 154, और 196 में अगर हम लोग 54 घटाएं तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन खत्म, है ना। तो ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जो आपके एग्जाम में बहुत चांस है कि भाई पूछ सकता है ना। और इतना तो जरूर पता है कि अगर ये डिटो नहीं पूछा तो डाटा चेंज कर सकता है, बट पूछना ऐसी तरीके से है, पूछना है इसी तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है।